Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students of Federal Board. My dear students, today we want to discuss exercise of last chapter and that is transportation. लेक्चर का आगाज करते हैं निहायत खूबसूरत दुआ के साथ। रब्बे ज़िदनी इल्मा। आई एम योर बायोलॉजी टीचर शहजाद वहीद। देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से MCQs हैं और उनके अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हमें दोबारा से रिवाइज करने हैं। So let's go to the whiteboard. Very first MCQ is rhythmic beating of cardiac muscles कि जो मेरे cardiac muscles हैं वो किसी खास रिदम के साथ मूव कर रहे हैं। पढ़े लिखे बच्चे आप लोग पता है लब डब करता रहता है हमारा हार्ट, लेकिन इस लब डब को, इस कार्डिक साइकिल को इनिशिएट कौन करवाता है, स्टार्ट कौन करवाता है, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम बनाते हैं एक छोटी सी क्विक सी डायग्राम। और इस डायग्राम में आपको पता है कि देयर आर टू सुपीरियर चेंबर्स, वन एंड फॉर एग्जांपल टू, एंड दीज टू चेंबर्स दे आर बेसिकली separated by interatrial septum and interventricular septum. हमारे यहाँ पे एक कंडक्शन सिस्टम प्रेजेंट है, पढ़े लिखे बच्चे आप लोग, कि जो यहाँ से स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज SA नोड, और फिर इट इज फॉलोड बाय AV नोड, और फिर यहाँ प्रेजेंट होते हैं बंडल ऑफ हिस, और यहाँ से आगे शुरू हो जाते हैं परकिंजे फाइबर्स। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये डायग्राम हमें डिपिक्ट कर रही है, हमें जाहिर कर रही है कि ये वाला सिस्टम बेसिकली SA नोड से स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन है मेरे पास डी, SA नोड। राइट, तो इस पर्टिकुलर SA नोड का काम ये है कि वो कार्डियक रिदम को स्टार्ट करवाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ARBC means एक ऐसा RBC that is entering the right side of the heart, जो मेरे हार्ट की राइट साइड में एंटर हो रहा है। पास बाय, ये किसके पास से गुजरेगा और थ्रू या किस चीज में से गुजरेगा, थ्रू द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स की ऑप्शन गिवन है मेरे पास। नंबर 1 इज AV valve, नंबर 2 इज semi-lunar valve, 3 is right atrium, 4 is right ventricle and 5 is SA node. राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो किस किस के पास से गुजरेगा, किस बेस से गुजरेगा, तो पहली बात है कि RBC जो हमारे हार्ट की राइट साइड से एंटर हो रहा है, तो सबसे पहले उसकी मुलाकात जिस पर्टिकुलर चेंबर से होगी, इसको हम इरेज कर लेते हैं बिकॉज अभी इसकी में जरूरत नहीं है, इसको मैंने कर दिया माय डियर स्टूडेंट्स इरेज समवेयर हियर ऐसे। एंड नाउ वी वांट टू सी कि जब ब्लड यहां से एंटर होगा या यहां से एंटर होगा, मीन सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से, तो सबसे पहले ये ज्वाइन करेगा इस पर्टिकुलर चेंबर को, और इस चेंबर का नाम क्या है, इस चेंबर का नाम है राइट एट्रियम। राइट, बिकॉज आपको पता है कि जो डायग्राम हम बनाते हैं वो मिरर इमेज होता है, हमारे पेशेंट के हार्ट की डायग्राम होती है। तो ये है राइट एट्रियम। देखते हैं कि राइट एट्रियम यहाँ का प्रेजेंट है, तो राइट एट्रियम इज प्रेजेंट एट ऑप्शन 3। तो देखना ये है कि हमारी इन 4 ऑप्शंस में से 3 कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, बिल्कुल स्टार्ट में। तो ऑप्शन इज ओवर हियर एंड ओवर हियर, यहाँ प्रेजेंट। इसका मतलब है ये और ये तो वैसे ही ऑप्शन में से क्या हो गए, बाहर। अब देखना यह है कि 3 के बाद 5 आएगा या 3 के बाद 1 आएगा, ये हमें सोचना है। तो देखिए उसने क्या कहा था, पास बाय और थ्रू। तो जो ही ब्लड राइट एट्रियम में एंटर होगा तो वो किस चीज के पास से गुजरेगा, यस यहां से गुजरेगा, यहां से। तो ये क्या चीज है, SA नोड। तो SA नोड का नंबर कहां है मेरे पास, 5। तो 5 किस में आ रहा है, इस वाले ऑप्शन में। तो ऑप्शन क्या हो गई मेरे पास, C। क्या 3 के बाद 1 पॉसिबल है, व्हाट इज 1? 1 इज AV valve। AV valve में से वो बाद में गुजरेगा, पहले उसकी मुलाकात SA नोड से होगी, तो इसलिए ऑप्शन B गलत है और ऑप्शन C सही है। Now we want to jump to question number 3. What effect would be caused by cutting the sympathetic fibers of the nerves to the heart? यानी कि
आप लोगों को एक बात पता है कि मेरे हार्ट की जो SA नोड है और AV नोड है वो क्या है, सेल्फ एक्साइटेटरी हैं। वो आप खुद से एक्साइट हो सकती हैं और इस पूरे के पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर सकती हैं, जो हमने नंबर 1 क्वेश्चन में भी ड्रॉ किया था, दोबारा से रिवाइज कर दिया है। यानी कि SA नोड, कंडक्टिंग फाइबर्स, AV नोड, देन बंडल ऑफ फिश एंड देन पर्किंजे फाइबर, ये सारे के सारे सेल्फ एक्साइटेटरी हैं, खुद से एक्साइट हो सकते हैं, ट्रिगर हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल इनकी एक्टिविटी को मॉडिफाई करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये बेसिकली क्या करता है, ये फियर, फाइट, फ्लाइट और प्लेइंग द फाइनल मैच ऑफ एनी इंटरनेशनल टूर्नामेंट फॉर एग्जांपल, उनके लिए मेरी बॉडी को रेडी करता है। आप जब भी फियर में होते हैं, फाइट में होते हैं या किसी बड़े हार्ड कंपटीशन में होते हैं तो आप लोगों की हार्ट रेट तेज हो जाती है। वो कौन कर रहा होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो अगर मैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कट कर दूंगा तो डेफिनेटली मेरे हार्ट की रफ्तार कम हो जाएगी, कभी ज्यादा नहीं होगी। तो ऑप्शन मेरे पास वेरी पहली, सबसे पहली, वेरी मीन्स फर्स्ट और पहली मीन पहली, तो डिक्रीज इन द हार्ट रेट, तो हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट प्रोड्यूसेस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर? सिस्टोली मीन्स सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये कौन प्रोड्यूस करता है? तो जाहिर है आपको डायग्राम भी यही बता रही है। अगर मैं आपके थोड़ा सा इसको और बेहतर कर दूं डायग्राम को, तो हम इसको यू बना देते हैं। ये सिर्फ डायग्राम आप लोगों के कॉन्सेप्ट को जिला बख्शने के लिए है कि आपके हार्ट का जो सबसे थिक चेंबर है वो ये, सबसे मोटा चेंबर वो ये। बिकॉज मैंने आपसे कई दफा बताया है कि जिस मसल की एक्सरसाइज हम ज्यादा करेंगे वो डेवलप कर जाएगा। बेस्ट एग्जांपल आर द बॉडी बिल्डर्स। बॉडी बिल्डर्स अपने मसल को ज्यादा यूज करते हैं, वो टोन अप हो जाता है, डेवलप हो जाता है। सेम इज द केस विद दिस पर्टिकुलर चेंबर। This particular chamber is exerting force against the whole arteries of the body. तो इस पर्टिकुलर चेंबर का नाम क्या है? क्या ये मेरी राइट साइड है या लेफ्ट साइड है? तो आंसर इज भाई मेरी तो राइट है, मगर मेरे पेशेंट की वही डायग्राम की राइट साइड है, सॉरी लेफ्ट साइड है, तो इट इज कॉल्ड एज अ लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ज्यादा ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ज्यादा ब्लड प्रेशर कौन जनरेट कर रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल। याद रखने वाली बात यह है कि ये आप लोगों का सबसे ज्यादा थिक वॉल्स वाला चेंबर है और यही मैक्सिमम ब्लड प्रेशर जनरेट करता है। दैट इज कॉल्ड एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो क्या ऑप्शन होनी चाहिए? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट एट्रियम और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट एट्रियम। तो आपको पता है बेचारे एट्रिया तो सबसे छोटे होते हैं, बड़े मासूम से होते हैं, उनका काम तो सिर्फ ब्लड को रिसीव करना है, तो इस लिहाज से ये दोनों ऑप्शंस तो नहीं बचती, रॉन्ग। बाकी बच गई मेरे पास राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अब आप खुद ही सोच के बता दें कि ये कौन सा चेंबर था, राइट और लेफ्ट। तो आंसर इस लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ऑप्शन बन गई मेरे पास क्या, डी। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी वांट टू जंप टू क्वेश्चन नंबर 5। ह्यूमन हार्ट इज, लिखा हुआ आपकी बुक में कि ये बेसिकली एक मायोजेनिक टिश्यू है, कि मसल्स का बना है, भाई एक मस्कुलर टिश्यू है। ये तो रट्टा है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट शामिल नहीं है। लिखा होता है कि हार्ट इज अ मस्कुलर पंप। तो ये नेम इंडिकेट कर रहा है व्हेनेवर वी यूज द टर्म मायो इट मींस मस्कुलर। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? देखने के लिए वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, टिपिकल लब डब साउंड डिस्कस किया था आप लोगों से। लब डब, हमारा हार्ट एक खास रिदमिक साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, लब डब लब डब लब डब, जो कि हम फील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। और सवाल उनका ये है हमारे क्वेश्चन का कि हमारी ये साउंड क्यों प्रोड्यूस होती है। उसके लिए अगेन आदत से मजबूर हम लोग क्या बनाएंगे, एक आदत डायग्राम। डायग्राम बना के देखते हैं। डायग्राम इज वेरी सिंपल। ये मेरे पास दो एट्रिया हैं और इनके नीचे यहाँ प्रेजेंट हैं, जाहिर है मेरे हार्ट के मसल्स। थिकेस्ट वन इज दिस वन एंड
देन आफ्टर दिस वन। तो यहाँ पे प्रेजेंट है चार वेल्व्स। वो जो चार वेल्व उनमें से दो दे ओपन डाउनवर्ड, नीचे की तरफ खुल रहे हैं। दे आर लाइक समवेयर हियर एंड समवेयर हियर। लाइंस लगा रहा हूं यहां पे 3 और यहां पे 2। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। और आपको पता है कि जहां मैं 2 लाइन लगाई हैं उसका मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स के यहाँ पे जो वेल्व है वो कैसा है, बाइकस्पेड। यहाँ पे वेल्व कौन सा है, बाइकस्पेड। समवेयर हियर इज bicuspid and these 3 lines they are showing it tricuspid। तो 3 जहां पे लाइंस हैं वहां पे ट्राइकस्पिड वेल्व है और जहां पे मैंने 2 लाइंस ड्रॉ की है वहां पे बाइकस्पिड वेल्व। ये दोनों वेल्व्स इकट्ठे बंद होते हैं, ये वाले 2 वेल्व्स इकट्ठे बंद होते हैं, इकट्ठे खुलते हैं। रीजन ये है कि इन पर्टिकुलर एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये वाले वेल्व्स ओपन हो जाएंगे और जब ये 2 वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बंद हो जाएंगे। ये काफी जोर से बंद होते हैं। जब ये जोर से बंद होंगे माय डियर स्टूडेंट्स तो एक साउंड प्रोड्यूस होगी, दैट इज कॉल्ड एज अ लब। इसका मतलब ये हुआ कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व के बंद होने से लब साउंड प्रोड्यूस होती है। ऑप्शन दिखते हैं कि ये कहां प्रेजेंट है, क्लोजिंग ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेल्व। बिल्कुल ठीक, शायद ऑप्शन ए बन रही है। लेकिन हमने तो अभी तक सिर्फ आंसर दिया है किसका, लब का। हमने डब साउंड का तो आंसर दिया ही नहीं। हमने किसका आंसर दिया हमारे स्टूडेंट्स, लब का आंसर दे दिया हम लोगों ने। और अभी हम लोगों ने डब का आंसर देना है। कितने वेल्व्स थे हमारे हार्ट में, 4। 2 कौन से थे, डाउनवर्ड खुलने वाले। एक का नाम क्या था, बाइकस्पिड, एक का नाम क्या था, ट्राइकस्पिड। और 2 वेल्व ऐसे हैं जो खुलते हैं ऊपर की तरफ, समथिंग लाइक इट, समथिंग लाइक इट। तो ब्लड यहां से आने के बाद इसमें और यहां से आने के बाद इसमें चला जाता है। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज पल्मोनरी ट्रंक। ये पल्मोनरी ट्रंक का वेल्व है, दैट इज लाइक समवेयर हियर। और ये वाला जो वेल्व है ये हमारी एओर्टा का वेल्व है, समथिंग लाइक इट। जब ब्लड यहां से मूव करेगा तो ये लंग्स में जाएगा और जब ब्लड यहां से मूव करेगा तो ये पूरी बॉडी में जाएगा। गॉट द पॉइंट। इनकी बेस पे वेल्व हैं, समवेयर हियर इज अ पल्मोनरी वेल्व, समवेयर हियर इज एओर्टिक वेल्व। ये जो 2 वाली वेल्व्स हैं ये आधे चांद की शक्ल के है, लिहाजा नाम बोलते हैं सेमी ल्यूनर वेल्व्स। इसका मतलब ये हुआ कि लब साउंड प्रोड्यूस होती है ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वेल्व के बंद होने से और डब साउंड प्रोड्यूस होती है 2 सेमी ल्यूनर वेल्व के बंद होने से। तो देखते हैं कि सेमी ल्यूनर के बंद होने के ऑप्शन कहां है, तो इट इज प्रेजेंट इन बी, क्लोजिंग ऑफ सेमी ल्यूनर वेल्व। मगर उससे तो हमसे दोनों ऑप्शंस पूछी हुई हैं, तो देखना यह है कि किस ऑप्शन में क्लोजिंग ऑफ बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड भी है फॉलोड बाय क्लोजिंग ऑफ सेमी ल्यूनर वेल्व है, वो ही हमारा ऑप्शन होगा। तो इट इज नॉट प्रेजेंट ओवर हियर, इट इज प्रेजेंट ओवर हियर। ऑप्शन डी इज रिवीलिंग, मुझे बता रही है और जाहिर कर रही है कि सबसे पहले क्लोजिंग ऑफ बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड होगी फॉलोड बाय क्लोजिंग ऑफ सेमी ल्यूनर वेल्व्स लोकेटेड एट द बेस ऑफ पल्मोनरी ट्रंक एंड एओर्टिक ट्रंक। तो ऑप्शन बन गई मेरे पास माय डियर स्टूडेंट्स डी। गॉट द पॉइंट। नाउ वी वांट टू सी द नेक्स्ट थिंग, बाइकस्पिड वेल्व कनेक्ट्स। आपको पता है ये मेरे पास बाइकस्पिड वेल्व, ये किन 2 चेंबर्स को आपस में जोड़ रहा है। तो ऑप्शन इज वेरी सिंपल, इट इज लेफ्ट एट्रियम एंड इट इज लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। तो आपको नजर आ रहा है कि ये ऑप्शन कहां प्रेजेंट है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ऑप्शन मेरे पास कहां प्रेजेंट आ गई, ए इज ऑप्शन। ये तो क्वेश्चन ही नहीं हो सकता कि लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल आपस में जुड़ जाएं।
It is not possible. It is a very strange type of MCQ. I don't think any student of biology can opt this question. Similarly, हम राइट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से कैसे जोड़ सकते हैं? कोई जगह ही नहीं है, तो बिल्कुल कंप्लीट पार्टीशन है, कभी भी हार्ट की लेफ्ट साइड राइट साइड से जोड़ ही नहीं सकती। तो जहां भी ये ऑपोजिट ऑप्शन हो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप आंखें बंद करके इन दो ऑप्शंस को तो कर सकते हैं एमसीक्यू में से बाहर। अब सिर्फ ऑप्शन रह गई है मेरे पास लेफ्ट और राइट साइड की। लेफ्ट और राइट साइड की तो हमें ये पता है कि ये प्रेजेंट है हमारी लेफ्ट साइड पे, ना कि ये प्रेजेंट है हमारे राइट साइड पे। नाउ वी वांट टू गो टू द क्वेश्चन नंबर 8। पेसमेकर इज सिचुएटेड इन हार्ट, व्हाट इज द नेचुरल पेसमेकर? नेचुरल पेसमेकर, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, एसए नोड। तो एसए नोड कहां था? लास्ट डायग्राम भी बनाई थी, दोबारा रिवाइज कर रहे हैं कि इट इज लाइंग समवेयर हियर। एसए नोड इज लाइंग somewhere here. It is a natural pacemaker because it triggers the cardiac cycle. यहां से स्टार्ट होता है हमारा कार्डियक साइकिल। तो ये वाला चेंबर कौन सा है? दिस वन इज राइट एट्रियम। तो यहां देखते हैं कि राइट एट्रियम कहीं प्रेजेंट है। यस, इट इज प्रेजेंट ओवर हियर इन द वॉल ऑफ द राइट एट्रियम। तो बिल्कुल ठीक है, ये हमारी राइट एट्रियम की वॉल में प्रेजेंट है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इट कैन नॉट बी प्रेजेंट ऑन इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। वेंट्रिकुलर सेप्टम पे तो इंट्रा वर्ड यूज करना वैसे ही गलत है। तो जहां भी वर्ड यहां आता है मुझसे बोलते हैं इंटर एट्रियल, बिकॉज के दो एट्रिया के दरमियान में है। तो जहां इंट्रा का वर्ड ही बता रहे कि ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। अब रहेगी मेरे पास बात इन द वॉल ऑफ द राइट एट्रियम। अगर आपको सिंपल डायग्राम याद हो हार्ट के कंडक्शन सिस्टम की, तो आप कभी भी ये वाले ब्लंडर नहीं कर सकते कि हम लोग उसे लेफ्ट एट्रियम में प्लेस कर दें, बिकॉज दिस वेरी बिग तिल, बहुत मोटा जो तिल है समझ लें आपके दिल में, इट इज लाइंग ऑन द राइट, सॉरी इन द वॉल्स ऑफ द राइट एट्रियम। तो ये बन गई हमारे पास ऑप्शन इन द वॉल ऑफ द राइट एट्रियम। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टले इन मेमेलियन हार्ट। अब हम लोग वेंट्रिकुलर सिस्टले की बात करें। अब बहुत से लोग इसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी बोलते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू से, बट एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज सिस्टले। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टले द मेमेलियन हार्ट क्या होगा? वेंट्रिकुलर प्रेशर राइजेस। बात हो रही है इस पर्टिकुलर चेंबर की। थोड़ा सा इसको वॉश कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, सो दैट कि हमें थोड़ा पढ़ने में आसानी हो जाए। Right, somewhere here is the ventricle. This one is a ventricle, very thick ventricle. और मैं सिर्फ इसी को शेड इसलिए कर रहा हूं कि बिकॉज हम सिस्टोल की बात करें। जब ये वाले दो वेंट्रिकल्स आपस में कॉन्टैक्ट करेंगे तो क्या होगा? ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टले क्या होगा? क्या वेंट्रिकुलर प्रेशर राइज होगा? यस होगा, नो डाउट एट ऑल कि जब जाहिर है ये कॉन्ट्रैक्शन होगी तो हमारे एट्रियम, हमारे वेंट्रिकल्स में ब्लड, हमारे वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट ब्लड के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। यस, वी कैन कंसिडर इट, राइट। ये भी वेल्व ओपन, ये वाले वेल्व जो डाउनवर्ड ओपन होते हैं, क्या वो इस पर्टिकुलर वेल्व की कॉन्ट्रैक्शन से खुल सकते हैं? तो आंसर इज नो। वो तो फोर्स लगा के इसको फर्दर बंद करेंगे। इसलिए ओपन होना है नीचे की तरफ, तो जब नीचे से प्रेशर पड़ेगा तो ये बंद हो जाएंगे, लिहाजा ये वाली ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। अब वी वांट टू सी सेमिल्यूनर वेल्व क्लोज। यहां पे जो वेल्व है, ये वाला वेल्व, ये वाला और ये वाले वेल्व कभी भी इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के बाद वो बंद नहीं रह सकते, वो हमेशा ओपन होंगे। लिहाजा ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत। देन एओर्टिक प्रेशर डिक्रीज। एओर्टिक प्रेशर डिक्रीज कभी भी नहीं हो सकता, बल्कि वो शायद सेम रहेगा। वो तो सिर्फ और सिर्फ तब डिक्रीज होता है एओर्टिक प्रेशर के जब उनकी फिलिंग हो रही होती है। तो इस लिहाज से ये वाली ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। हमने चारों की चार ऑप्शन को टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद हमने ऑप्शन लगा दिया ए। नाउ वी वांट टू जंप टू द क्वेश्चन नंबर 10। लिम्फ रिटर्न्स डैश टू द ब्लड। हमारे लिम्फ का क्या जॉब है?
कि वो हमारे ब्लड में क्या रिटर्न करें? ऑक्सीजन? नो, इट इज द जॉब ऑफ लंग्स। CO2? नो, इट इज जॉब ऑफ द टी सेल्स। WBC इज द जॉब ऑफ द ब्लड। हमने तो ब्लड को रिटर्न करवाना है, किसके थ्रू? क्या रिटर्न करवाना चाह रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन है। तो आप लोगों को याद होगा कि हमारे लिम्फ बनता ही तब है कि जब कैपिलरीज में से लीक आउट होता है एक खास किस्म का फ्लूइड जो कि सेल्स को बेद करता रहता है, जो बेदिंग करता है हमारे सेल्स, नहलाता रहता है। दैट वेरी फ्लूइड इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड अगर वहां पे जमा होता रहेगा तो आप लोगों को खुदा ना खास्ता एलिफेंटियासिस की बीमारी हो जाएगी। हमारे हमारी जो लेग्स हैं, हमारी जो आर्म्स हैं, मेरे नोज के टिप है, मेरे कान है फॉर एग्जांपल, इन सब के अंदर पानी जमा होना शुरू हो जाएगा। तो उस पानी को जमा होने से बचाने के लिए जरूरी है कि मैं उस पर्टिकुलर पानी को जो कि कैपिलरीज के लीक होने से प्रोड्यूस हुआ है मेरे सेल में, मैं उसे वापस रिटर्न करूं टू द ब्लड। तो ऑप्शन बनती है डी, राइट। लिम्फ मोस्ट रिजेंबल विच ऑफ द फॉलोइंग? हमारा लिम्फ किस से मिलता जुलता है? पानी से? नो। यूरिन से? डेफिनेटली नो, नहीं हो सकता। अब रखिए मेरे पास दो चीजें, ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। लिम्फ किस से मिलता जुलता है, ब्लड से या इंटरस्टिशियल फ्लूइड से? तो आंसर इज, अगर आपको कभी भी स्क्रैच लगा हो, राइट, स्क्रैच लगा और आपकी जो ऊपर वाली स्किन है वो कहीं पील हो गई हो, तो उसमें से यूजुअली ब्लड नहीं निकलता, बल्कि वो वाइट सा ट्रांसपेरेंट सा फ्लूइड होता है। तो ब्लड किस कलर का था? रेड। इसका मतलब है कि ये वाली ऑप्शन भी यहां पर नहीं बनती। और दूसरी बात आपको बताया था कि जब ब्लड फिल्टर होता है, लीक होता है, किस में से? कैपिलरीज में से, तो कभी भी आरबीसी बाहर नहीं आते, जिसकी वजह से कभी भी लिम्फ का कलर रेड नहीं हो सकता। तो ये पॉसिबिलिटी भी नहीं। तो बाकी फिर क्या बची मेरे पास? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड ही तो बेसिकली क्या होता है? लिम्फ। तो इसलिए हम उसकी रिजेंबलेंस इससे ही रखेंगे। Now we want to go to the question number 12 in the last part of the board. Yes, my dear students, question number 12. Which of the following has least सबसे कम effect on the blood flow in arteries? Arteries में blood flow का क्या नहीं होगा? Least effect होगा। Total cross sectional area of the blood vessel. आपको पता है कि अगर एक ब्लड वेसल को हम इतना बड़ा ड्रॉ करें और एक ब्लड वेसल को हम इतना सा ड्रॉ करेंगे, तो इसकी मिसाल ऐसे ही है कि मैं एक मोटे पाइप में से पानी को गुजारूं और एक पतले पाइप में से पानी को गुजारूं, तो जाहिर है मोटे पाइप में पानी का प्रेशर कम होगा, वो करीब ही गिर रहा होगा, और पतले पाइप में से पानी बहुत दूर जगह गिरेगा, जैसे कि आमतौर पर आपने नोजल्स को देखा होगा जो कार वॉशिंग में या बाइक वॉशिंग वगैरह में इस्तेमाल हो रही होती है। इसका मतलब है कि प्रेशर का आर्टरी के क्रॉस सेक्शनल एरिया से बहुत गहरा ताल्लुक है। तो हम इसको कहेंगे गलत, इट इज नॉट पॉसिबल। नाउ वी वांट टू गो टू द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का क्यों ताल्लुक नहीं है ब्लड फ्लो के साथ? अगर प्रेशर ज्यादा है तो ज्यादा फ्लो करेगा, और अगर प्रेशर कम है तो कम फ्लो करेगा। तो हम इसको भी यहां से माइनस कर देते हैं, बिकॉज हम लोगों को लीस्ट इफेक्ट को स्टडी करना है। फिर हम देखते हैं स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। मेरे स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट करी तो क्या मेरे ब्लड प्रेशर पे कोई ताल्लुक पड़ेगा? तो आंसर इज नो। हाँ, ये हो सकता है कि अगर मैं स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट करें तो वीनस रिटर्न पे फर्क पड़े, बिकॉज आपको पता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें 3 हार्ट दे रखे हैं। ओ, बड़ी स्ट्रेंज सी बात कर दी मैंने, 3 हार्ट दे रखे हैं। एक तो हमारा वो वाला हार्ट है दैट इज लाइंग इन द चेस्ट, दैट इज आवर नॉर्मल हार्ट। लेकिन जो मेरी 2 टांगों के काफ मसल्स हैं, दे आर ऑल्सो एक्टिंग एज हार्ट बिकॉज दे आर हेल्पिंग इन रिटर्निंग ऑफ द वीनस ब्लड टू द हार्ट। वीनस ब्लड के ऊपर डेफिनेटली इफेक्ट हो सकता है, लेकिन मेरे ब्लड फ्लो के ऊपर किसमें? आर्टरीज में फर्क नहीं पड़ेगा। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, शायद मैं इंटरप्ट थोड़ा सा हो गया मैं ऑप्शन देखते हुए, कि जब ब्लड पास होगा आर्टरीज में से
तो उसके ऊपर मेरे स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इफेक्ट होगा मेरे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स का, लेकिन वीनस ब्लड पे, वेन्स पे। जबकि क्वेश्चन किसके बारे में है? आर्टरीज के बारे में है। तो ऑप्शन हो जाती है हमारे पास क्या? सी। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए ऐसा करते हैं कि हम डी को भी देख लेते हैं। डी ऑप्शन इज हार्ट बीट। भाई हार्ट बीट के बारे में मैंने पहले यहां पे लिख रखा है कि हम ही गर ना होंगे तो क्या रंगे महफिल, किसे देखकर आप शर्म आइएगा। तो भाई यहां तो अगर हार्ट बीट ही नहीं होगी तो ब्लड कहां से फ्लो करेगा? तो इसलिए हम इसको भी यहां से निकाल देंगे, क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। मेरे क्रॉस सेक्शनल एरिया का इफेक्ट है आर्टरीज में ब्लड फ्लो करने से, ब्लड प्रेशर से ताल्लुक है, हार्ट बीट से ताल्लुक है, लेकिन मेरे स्केलेटल मसल का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। स्केलेटल मसल का ताल्लुक है तो मेरे वीनस ब्लड से है। नाउ वी वांट टू गो टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द एसए नोड। एसए नोड regulates the rhythm of contraction, is also called as AV node, or regulate the heart of contraction, or is also called as a bundle of His। डायग्राम ड्रॉ की आप लोगों से बहुत ज्यादा दफा दोबारा से ड्रॉ कर देते हैं कि ये था मेरे पास एसए नोड, ये था मेरे पास एवी नोड, और यहां से 3 कनेक्शंस, देन बंडल ऑफ His एंड देन परकिंजे फाइबर, समथिंग लाइक इट। ये है टोटल कंडक्शन सिस्टम ऑफ माय हार्ट। तो इसका क्या काम है ऐसे नोड का कि ये रेगुलेट कर रिदम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, राइट, या ये कॉन्ट्रैक्ट करे रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, या ये डिटरमाइन करे, या हम इसे बोलते हैं एवी नोड। तो बताएं जरा, ये कौन सी नोड थी? एस ए नोड। और ये कौन सी नोड है? एवी नोड। तो क्या मैं ऐसे नोड को एवी नोड कह दूं? क्या मैं ऐसे नोड को एवी नोड कह दूं? नहीं ना पॉसिबल। तो लिहाजा ये वाला ऑप्शन हो गई गलत, रॉन्ग। इज ऑल्सो कॉल्ड एज बंडल ऑफ His। तो बंडल ऑफ His कहां था? यहां। तो क्या मैं उसको बंडल ऑफ His कह सकता हूं? तो नहीं। तो ये वाली ऑप्शन भी क्या हो गई गलत। अब लड़ाई किसके दरमियान में है? सिर्फ इसके दरमियान में कि ये रिदम ऑफ हार्ट कैलकुलेट कर रहा है या रेट ऑफ हार्ट को। तो रिदम को कंट्रोल करने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। आप लोगों ने ईसीजी पढ़ रखी है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ रेट को कंट्रोल करना होता है। ये ज्यादा दफा ट्रिगर होगा तो हार्ट ज्यादा दफा पंप करेगा, कम दफा ट्रिगर करेगा तो हार्ट कम दफा पंप करेगा। तो इसकी जो जॉब है वो रेट ऑफ हार्ट रेगुलेट करना है, ना कि रिदम को। सो ये थी आप लोगों के हमारे पास 13 क्वेश्चन, उसके ऊपर सेर हासिल डिस्कशन, और उसमें से जो ऑप्शंस नहीं है वो क्यों नहीं है, और अगर है तो क्यों है। आई होप कि इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज को इस तरह से स्टडी करके आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी, और आप लोगों को जो फ्यूचर आप लोगों ने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, चाहे वो आप लोगों के एमडी कैट के क्वेश्चंस हों, या आप लोगों के किसी और बोर्ड के क्वेश्चन हो, या इवन आप लोगों के फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन हो, उसमें डेफिनेटली आप लोगों के थिंकिंग स्किल्स को इंप्रूव करने में हेल्प हुई होगी। इस दुआ के साथ कि आप अपने थिंकिंग स्किल्स को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हो और आपके लॉजिकल गेट्स बहुत ज़्यादा फंक्शनल हो। आई वॉन्ट टू से यू अल्लाह हाफिज़।